वाटरफॉल मॉडल, जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा कि सॉफ्टवेयर मॉडल क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है। सो जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप। जैसे कि कोई भी चीज़ करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलर टू दैट, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें प्री डिफाइंड प्रोसेस विथ सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अलग अलग मॉडल्स है टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो उसी में से एक मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। एज इस नेम इंडिकेट्स, वाटरफॉल ये एक वन डायरेक्शनल मॉडल है। एंड द हाईलाइट्स अबाउट दिस मॉडल इज़ कि ये बहुत ही पुराना, बेसिक और बहुत सिंपल मॉडल है। इसे क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल या फिर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे मेन बात ये मॉडल की ऐसी है कि आप इसके नेक्स्ट फेज़ में मूव नहीं कर सकते जब तक कि आप प्रीवियस फेज़ कंप्लीट नहीं करते हैं। So the main the main steps, or you can say the main phases of the waterfall models are like feasibility study, requirement analysis, design, implementation, testing and maintenance. Now implementation को कोडिंग या फिर यूनिक टेस्टिंग नाम से भी जाना जाता है, और टेस्टिंग को इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ईच फेज। नाउ फिजिबिलिटी स्टडी। नाउ फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग देखते हैं कि जो भी आपके क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई है, तो क्या वो पर्टिकुलर बजट में हम लोग वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्या वो टेक्निकल जो आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है वो पॉसिबल है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग उसे कोई सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन दे सकते हैं या नहीं। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर and then to determine the various possible strategies to solve that problem. और जो भी आप अलग अलग उसके जो भी आपके क्लाइंट का या फिर कस्टमर का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अलग अलग सॉल्यूशन एनालाइज करते हो। लेकिन ड्यूरिंग दैट सॉल्यूशन एनालिसिस आप देखते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, और सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन रहता है वो ये फिजिबिलिटी स्टडी में सिलेक्ट होता है। Once you are done with feasibility study, now you will move to the requirement analysis phase. Now requirement analysis phase में क्या होता है, you will try to understand the exact requirement of your customer, क्योंकि जब तक आप आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं जान पाओगे, आप उसको सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। और सबसे मेन चीज़, ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ है, इसी फेज़ में SRS दैट इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फेज़ के रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ के दो मेन एक्टिविटीज़ है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, एंड नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एक्टिविटी है, उसमें क्या होता है, तो आपके कस्टमर के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले तो आप वो पूरे गैदर कर लेते हो, ठीक है। और उसके बाद आप ट्राई करते हो डिफ्रेंशिएट करने की कि कौन से रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट है, कौन से इनकम्प्लीट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है। अभी इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट मीन्स ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स आपका कस्टमर आपको देता है जिसका कुछ तो पार्ट मिसिंग रहता है एक्चुअल रिक्वायरमेंट से। और इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट मतलब देयर विल बी सम पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद सम अदर पार्ट। तो अगर आप
So we can say that incomplete requirements are the requirements in which some parts of the actual requirement is missing. For example, अगर आपका कस्टमर या फिर क्लाइंट आपको एक पर्टिकुलर एक्शन या फिर मॉड्यूल एक्सप्लेन करता है, लेकिन एक्चुअल में उसका क्या आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट ही आपको अगर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, सो इट विल बी कंसिडर एज ए इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट. And inconsistent requirement will be like, as we said, that some part of the requirements contradicts with some another part. Okay, so to give you the example of this requirement will be like, let's consider there are two user for the system which we are going to create. So पहला वाला यूज़र बोल रहा है कि सिस्टम बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बहुत सिंपल यूज़र फ्रेंडली एक्सेस होना चाहिए. वेरस सेकंड यूज़र बोल रहा है कि मुझे ये सिस्टम में ईच एंड एवरी डिटेल चाहिए. सो to provide each and every detail by making it very simple is a bit contradictory part. Understood? So now second activity is requirement specification. So एक बार ये requirement analyze होने के बाद ये जो analyzed requirement है वो documented होते हैं SRS document में. Now SRS document is nothing but system requirement specification document. And we can say that SRS document is serve as a contract between the customer and the team. Okay, once we are done with the requirement analysis, next phase is design phase. So basically ये phase में team अलग अलग तरीके के diagrams बनाते हैं. Different diagrams like data flow diagrams, entity diagrams. ये diagrams help करते हैं हमें to understand the system very clearly, to get a clear picture of the system. Okay, to understand different types of user who is going to use the system and the way they are going to use the system. ये डायग्राम्स हमें हेल्प करते हैं, मतलब ये बेसिकली हमें एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं कि कौन सा यूज़र का क्या क्या यूज़र जर्नी या फिर यूज़र फ्लो रहेगा. ओके, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट different entities available in the system and their relationship with each other. Clear? Once we are done with the design phase, the next phase is implementation phase. Now please note that implementation phase sometimes also called as a coding or unit testing. Okay, now ये phase में actual में जो डेवलपमेंट या फिर डेवलपर्स है वो पिक्चर में आते हैं. सो बेसिकली कैसे होते हैं, अभी हमारे रिक्वायरमेंट एनालाइज्ड हो गए हैं, वो डॉक्यूमेंट हो गए हैं, फाइनलाइज्ड हो गए हैं, डिज़ाइन फेज में हमको ओवरऑल सिस्टम की आइडिया आ गई है. सो जो अलग अलग मॉड्यूल्स है वो डेवलपर्स को असाइन होते हैं एंड डेवलपर्स स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर कोडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल. ओके, सो एक बार प्रोग्रामर्स कैसे करते हैं, कोडिंग फॉर ईच डिज़ाइन मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट करते हैं और यूनिट टेस्टिंग एम करता है टू चेक वेदर ईच मॉड्यूल इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. क्लियर? सो एक बार इम्प्लीमेंटेशन फेज हो गया, उसके बाद रहता है टेस्टिंग फेज. नाउ टेस्टिंग फेज इज़ ऑल्सो नोन एज ए इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग. ओके, integration of various module is undertaken as soon as they have been coded and unit tested. एक बार जो हमने implementation phase में अलग अलग मॉड्यूल जो डेवलपर्स को असाइन किए हैं, एक बार उसके ऊपर कोडिंग होने के बाद और उनका यूनिट टेस्टिंग होने के बाद वो जो मॉड्यूल्स है या जो यूनिट्स है उसका इंटीग्रेशन होता है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मॉड्यूल इज कैरिड आउट इंक्रीमेंटली ओवर several steps. During each integration step, previously planned module are added to the partial integrated system
एंड फाइनली जब एक बार और ये सारे मॉड्यूल सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं तो एज अ पूरे सिस्टम की टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में चेक करते हैं कि सिस्टम एक्चुअल में प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, जो एक्सपेक्टेड इनपुट है वो देने के बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं, वेदर सिस्टम इज फुलफिलिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और नॉट, वेदर सिस्टम्स आर गिविंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट और नॉट। सो बेसिकली ये जो सिस्टम टेस्टिंग है यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होते हैं। सबसे पहला रहता है अल्फ़ा टेस्टिंग। सो अल्फ़ा टेस्टिंग बेसिकली डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रहता है बीटा टेस्टिंग। सो जो भी सेट ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, or we can say simply that this is a testing performed by the friendly set of customers। मतलब जो ये कस्टमर जो रहते हैं जिनको ये सिस्टम थोड़ा बहुत पता है उनके पास से ये सिस्टम टेस्ट होता है। another is acceptance testing। so once the software has been delivered to the customers, ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जाती है और डिपेंडिंग ऑन द यूज़र एक्सेप्टेंस ये तय किया जाता है कि वेदर आपका क्लाइंट आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है और या फिर रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद रहता है मेंटेनेंस फेज। सो इन वाटरफॉल मॉडल मेंटेनेंस फेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज जिसमें वी कैन से दैट 60% टाइम स्पेंड होता है। नाउ यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के अलग अलग मेंटेनेंस रहते हैं। एक तो कैसे रहता है कि इट माइट पॉसिबल कि जब आप आपका सॉल्यूशन आपके कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर जब एक्चुअल आपका सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तब इट माइट पॉसिबल आपके कस्टमर को कोई एरर्स मिलते हैं। सो दे विल लेट यू नो कि बाबा ये एरर्स आ रहे हैं जो कि डेवलपमेंट फेज में ट्रैक नहीं हुए। तो तभी आप क्या करते हो, वो जो एरर है वो करेक्ट करते हो आप। सो उसे बोला जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर? नाउ इसके बाद कैसा रहता है, इट माइट पॉसिबल कि आपके कस्टमर को कुछ एनहांस फीचर्स चाहिए, कुछ फीचर्स आपने जो सोल्यूशन दिया है उसमें ऐड करना है, ठीक है। सो या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आपके कस्टमर को कुछ फीचर्स या फिर फंक्शनैलिटी एनहांस करनी है। तो ये जो मेंटेनेंस है इसे बोला जाता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर? नाउ समटाइम्स योर कस्टमर में आस्क यू फॉर अडैप्टिव मेंटेनेंस, नाउ इन विच योर कस्टमर रिक्वेस्ट for porting the software to work in new environment, such as working on a new computer platform or with a new system. Clear? Okay, now let's see कि waterfall model के क्या advantages है और क्या disadvantage है। So as we discussed earlier as well, सबसे बड़ा advantage ये बहुत ही simple और easy to use model है। नेक्स्ट एडवांटेज ऐसा है कि इसके जो फेजेस है वो बहुत ही क्लियर डिफाइंड है और ये फेजेस कभी भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब तक कि प्रीवियस वाला फेज ख़त्म नहीं होता या फिर कंप्लीट नहीं होता, वी विल नेवर मूव टू द नदर फेज। क्लियर? और नदर इज़ लाइक ये वाटरफॉल मॉडल बेसिकली या फिर मोस्टली यूज़ होता है, मोस्टली नहीं, बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ही वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है। क्लियर? नाउ डिसएडवांटेजेस आर कि ये जो मॉडल है
वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए कभी यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपकी टेक्निकल टीम लेट्स से 14 to 16 months एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और एट द लास्ट मतलब जब आप आपका सॉल्यूशन या फिर आपका सॉफ्टवेयर आपके कस्टमर को दे देते हो, तभी आपका कस्टमर इज़ नॉट हैप्पी विथ द सॉल्यूशन विच यू प्रोवाइडेड, दे आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड दे रिजेक्ट योर सॉल्यूशन। सो यू कैन इमेजिन जो आपके टीम ने 12 14 या 16 months जो भी वो प्रोजेक्ट पे काम किया है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एज वी हैव सीन कि इन बिटवीन कस्टमर के साथ कोई बातचीत कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब आप लास्ट फेज पे आते हो तभी आपके कस्टमर को बताया जाता है कि बाबा ये सॉल्यूशन है, ये सिस्टम है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये मॉडल कभी भी यूज़ नहीं होता उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है या फिर वैग है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपके रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। क्लियर? नाउ द एक्चुअल प्रोडक्ट get ready to hand over to the customer at a last phase. Hence, there is no feedback or communication with your client or customer in betweens. Hence, the project will be at high risk. जैसे हमने देखा कि ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल नहीं है, इन बिटवीन आपके कस्टमर के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। जब आप के फाइनल फेज पे आप आपके कस्टमर को आपका सोल्यूशन दे रहे हो और तभी अगर आपको पता चलता है कि योर कस्टमर इज़ नॉट हैप्पी, सो देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ फेल्यूर। क्लियर? अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेना है वाटरफॉल मॉडल के लिए, तो आप ऐसे सिनारियो ले सकते हो। लेट्स से कि there is one bank who wants to develop a new online system to provide better service to their customer. Okay, so they decided to use waterfall model. Now just assume that कि फर्स्टली यहाँ पे टीम क्या करेगी। सबसे पहले अपना फेज क्या था, तो फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहले जो टीम है दे विल चेक कि whether this requirement is feasible or not. Okay, so once they are done with feasible study, the next step will be like requirement gathering and analysis. क्लियर? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और गैदरिंग्स में बेसिकली कैसे होगा, जो भी बैंक मैनेजमेंट है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। नाउ व्हेन वी आर सेइंग स्टेक होल्डर्स, इट विल इंक्लूड लाइक द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, IT staff and all to gather requirements, because these are the people who gonna use that system. Clear? So they will make a document with what features they want in their online banking system, like account management, fund transfer, bill payment, customer support, registration, login, etc. Okay, इसका outcome क्या रहेगा? A comprehensive specification document with outlining all the requirements and functionalities. Clear? The next step will be what? Design phase. तो यहाँ पे कैसे होगा? The system architect and designers create a blueprint of the system. They design the database structure, user interface, and system architect. So outcome will be like the design document including data flow diagrams, entity relationship diagrams, and interface designs are produced. Clear? Now the next will be like implementation. So here the developers will start writing a code based on the design documents and SRS. Front-end developers work on the user interface, while back-end developers focus on the several side logic, database integration and structure, all that stuff. So outcome will be like the coding phase result in a complete functional online banking system.
The next will be like integration and testing. So here what we'll do, the QA team will conduct a various tests, including unit test, integration test, system test, acceptance test, to ensure that system work as per the expectations, or whether they will check whether it is working to fulfill the requirement of customer. Now outcome will be like a fully tested online banking system with the identified bugs fixed. Clear? Now the next will be like deployment. So here the system will get deployed to the production environment. The bank's IT team ensures that the system is properly set up and all users are trained to use it. So outcome will be like the online banking system goes live and customers can start using it. Now the last phase will be like maintenance. Now maintenance, like after deployment, the system enters the maintenance phase, where if any issues, bugs reported by users are fixed and updates or enhancements are made as needed. So outcome will be like the system is maintained and improved over the time to ensure it continues to meet users' need. Clear? So now here the advantages will be like, the clarity and simplicity, structured approach and documentation. And disadvantage will be like, inflexibility, late testing and risk of missing requirement. Now inflexibility, for example, जो भी हमको मॉड्यूल्स बताए गए हैं सिर्फ उसी के ऊपर काम होगा और वही बिल्टअप होगा. अगर इन बिटवीन आपके कस्टमर ने बोला कि मुझे सिर्फ I want to support the OTP and mobile banking as well, तो ये in between add नहीं हो सकता है. Clear? I hope that this video will help you to understand waterfall model clearly. If you feel so, please don't forget to subscribe to the channel, like the video and share with your friends, and also comment whatever thoughts you are having. Thank you.